मालकिन, मैं भले ही 14 साल का हूँ, लेकिन मेरी ताकत का आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे बस एक मौका दीजिए। एक रात अचानक वह मेरे कमरे में आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा हिल-डुल नहीं सकी। और तभी उसने एकदम अपना वह बड़ा सा दिखाया और पूरी रात वहीं। मैं प्रिया, पिछले महीने से हमारे घर में एक नौकर काम करने आ रहा था। मैं अपने पति के साथ हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। वहाँ घर के काम के लिए मेरे पति ने एक 14 साल के लड़के को रखा था। मेरे पति को मेरी बहुत फिक्र थी। वे नहीं चाहते थे कि घर का काम करके मेरे हाथ खराब हों या मेरी सुंदरता पर जरा सा भी दाग लगे। इसलिए मेरे पति ने घर के हर काम के लिए उस 14 साल के लड़के को रखा था। उसका नाम रवि था। उसने अकेले ही घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी ली थी। मेरे पति उसे हर महीने 8,000 रुपये देते थे। रवि हमारे घर में ही रहता था। मेरा पति महीने में 1-2 बार ही मुझसे मिलने आता था, क्योंकि वह ज्यादातर बाहर काम पर रहता था। इस बार वह पूरे महीने घर पर रुका था। पिछले महीने से मेरे पति के घर होने की वजह से मैं रवि से ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं उससे सिर्फ काम से संबंधित बातें करती थी। लेकिन अब पूरे महीने मुझे वक्त देने के बाद मेरा पति फिर से अपने काम के लिए निकल गया था। उसके जाने के बाद घर में सिर्फ मैं और नौकर रवि रह गए थे। विक्रम के जाते ही मैं कभी शॉपिंग के लिए तो कभी किसी सहेली से मिलने बाहर जाने लगी थी। पूरे हफ्ते बाहर घूमने के बाद मैंने फैसला किया कि अब थोड़ा घर में आराम करूंगी। उस दिन सुबह नींद से उठते ही मैंने रवि को आवाज़ दी। मेरी एक आवाज़ पर वह दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया। आते ही वह मुझे थोड़ा अजीब नज़रों से देखने लग। उसकी उस नज़र को देखकर मैं जो उसे कहने वाली थी वह भी भूल गई। फिर मैंने खुद की तरफ देखा तो पता चला कि मैं बेड पर सिर्फ शॉर्ट नाइट सूट में बैठी थी और चादर को एक तरफ कर दिया था। शायद मुझे उस हालत में देखकर रवि मुझे घूर रहा था। उसकी थोड़ी तिरछी नज़र देखते ही मैंने चादर ओढ़ ली और उससे कहा, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी ले आ, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मेरे एक ऑर्डर पर रवि तुरंत कॉफ़ी बन आने चला गया। कुछ देर बाद वह मेरे लिए कॉफ़ी ले आया। कॉफ़ी पीने के बाद भी मेरा सिरदर्द कम नहीं हुआ था। फिर एक बार रवि मेरे कमरे की सफाई करने के लिए आया। मुझे सिर पर हाथ रखे देखकर शायद उसे समझ आ गया कि मेरा सिर अभी भी दुख रहा है। उसने मुझसे कहा, मालकिन, क्या मैं आपके लिए तेल की मालिश कर दूं? मेरी मालिश से कुछ ही देर में आपका सिरदर्द बंद हो जाएगा। आप एक बार मेरी मालिश आजमा कर देखिए। मैं सिरदर्द की वजह से दवाइयाँ लेने के मूड में नहीं थी। मुझे ज़्यादा दवाइयाँ लेना पसंद नहीं था। मुझे लगा कि शायद कॉफ़ी पीने से सिर शांत हो जाएगा, लेकिन कॉफ़ी के बाद भी सिरदर्द कम नहीं हुआ। फिर मैंने रवि से कहा, ठीक है, तू इतने विश्वास से कह रहा है तो मैं एक बार तेरी मालिश आजमा लेती हूँ, शायद मेरा सिरदर्द बंद हो जाए। मेरे हाँ कहते ही रवि मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। उसका हाथ मेरे बालों में घूमने लगा और मुझे फिर से नींद आने लगी। वह मुझसे कुछ बात कर रहा था, लेकिन मैं धीरे धीरे नींद में चली गई थी। नींद में होने की वजह से मुझे उसकी बातें समझ नहीं आईं। उस वक्त मुझे इतनी गहरी नींद आई कि दोपहर के खाने के वक्त ही मेरी नींद खुली। नींद से उठते ही मैंने खुद को समेटा और बाहर खाने के लिए गई। रवि मुझे एक खाना परोस रहा था। तब मैंने उसे धन्यवाद कहा और पूछा, तू सुबह मेरे सिर की मालिश करते वक्त मुझसे क्या बोल रहा था? मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने तेरा बोलना नहीं सुना। रवि ने कहा, कुछ नहीं, और वहां से चला गया। मैंने उससे ज्यादा सवाल नहीं किए। रात के 8 बजे के आसपास मेरी एक सहेली का फ़ोन आया। उसने मुझे बताया कि कल सुबह 10 बजे उसकी सगाई है और मुझे ज़रूर आना है। उसने मुझे आखिरी वक्त पर न्योता दिया था। मैंने समझा कि वो अपने घर की जिम्मेदार इंसान थी, इसलिए सब कुछ मैनेज करने में व्यस्त होगी और मुझे न्योता देने में उस पर थोड़ा देर हो गया होगा। मैंने उसे उस समारोह में आने का वादा किया। उसका फ़ोन रखते ही मेरा ध्यान अपने हाथों और चेहरे पर गया। अगर मुझे कल फंक्शन में जाना है तो मुझे पार्लर जाना ज़रूरी था। मैं इस हालत में फंक्शन में नहीं जा सकती थी। मैंने अपने जान पहचान के पार्लर में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि अब पार्लर बंद हो चुका है। कल सुबह 12 बजे पार्लर खुलेगा, लेकिन मुझे तो 10 बजे फंक्शन में जाना था। अब घर पर खुद ही पार्लर करने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने पहले कभी घर पर ऐसा नहीं किया था। रात का खाना होने के बाद मैं अपने कमरे में गई और खुद की सेल्फ केयर करने लगी, लेकिन गलत हाथ से वैक्सिंग करते वक्त मैंने वैक्सिंग स्ट्रिप को उल्टी दिशा में खींच लिया। इससे मुझे बहुत तेज दर्द हुआ। मेरे मुंह से जो और की चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही रवि दौड़ता हुआ मेरे कमरे में आ गया। वह कमरे में आया तो मैं अपने पैर को पकड़कर बैठी थी। रवि ने पूछा, मालकिन, क्या हुआ?
मेरा पैर इतना दुख रहा था कि मैं उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकी। मेरे पास आकर रवि ने मेरे पैर पर रखा मेरा हाथ हटाया। मेरे पैर पर हुई चोट देखकर वह तुरंत बाहर गया और किचन से बर्फ ले आया। उसने मेरे पैर पर बर्फ से सेंकना शुरू किया। इसके बाद मुझे थोड़ा आराम मिला। मैंने रवि से कहा, तू मेरे कमरे का कान लगाकर बाहर खड़ा था। उसने कहा, मालकिन, मैं तो अपने कमरे में जा रहा था, तभी मुझे आपकी चीख सुनाई दी। अब इस घर का एक काम के साथ साथ आपकी फिक्र करना भी मेरा काम है, इसलिए आपकी आवाज को नजरअंदाज न करक। मैं यहाँ दौड़कर आया। रवि ने पैर पर बर्फ का सेंक दिया तो पैर की जलन थोड़ी कम हुई। मैंने फिर से वैक्सिंग शुरू की। मैंने रवि को बताया कि मेरे पैर को क्या चोट लगी थी। मुझे फिर वही करते देखकर उसने कहा, मालकिन, अगर आप फिर से गलत हाथ से कुछ ऐसा करेंगी तो आपके पैर को फिर चोट लगेगी। आप मेरी मदद ले सकती हैं। मैंने कहा, तुझे यह कर आम नहीं आएगा, लेकिन उसने वह काम करने की तैयारी दिखाई। उसने कहा, आप मुझे एक बार समझ आ दीजिए, मैं पूरी तरह से काम कर लूंगा। मैंने उसे मोबाइल पर वैक्सिंग का वीडियो दिखाया। रवि इतना होशियार था, यह मुझे नहीं पता था। पहली बार में ही उसने वीडियो देखकर वैक्सिंग करना सीख लिया। उसने मेरे घुटनों तक पैर की वैक्सिंग की। इसके बाद उसने मेरे हाथ की वैक्सिंग में भी मदद की। वैक्सिंग के बाद मुझे अपने हाथ पैर की थोड़ी मसाज करवानी थी। रवि ने वो काम करने की भी तैयारी दिखाई। मैं उसे क्लीन अप कैसे करना है यह बताया। मेरे बताने के अनुसार वह मेरे हाथ पैर की मालिश करने लगा। पैर की मालिश करते वक्त रवि का हाथ बार बार मेरे पैर पर घूम रहा था। इससे मेरी आंखें बंद होने लगीं। मालिश में वक्त लगने वाला था। कमर में शांति होने की वजह से मुझे नींद आने लगी। नींद न आए इसलिए मैंने रवि से बात शुरू की। मैंने कहा, तू सुबह मेरे सिर की मालिश करते वक्त मुझसे क्या बोल रहा था, वह मुझे बता। उसने कहा, मालकिन, मैं तो सुबह भी आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको और मालिक को देखकर मुझे एक सवाल हूँ, आखिर आप इतनी सुंदर और जवान होने के बावजूद एक 50 साल के आदमी से शादी कैसे कर ली? सचमुच मालिक आपके पति है ना? वे आपके सामने बहुत उम्रदराज दिखते हैं। आपके माता पिता ने आपकी शादी इतने उम्रदराज आदमी से कैसे कर दी? मैंने उससे कहा, मेरा पति मुझसे उम्र में बड़ा है, लेकिन वह पैसे से बहुत अमीर है, इसलिए मेरे माता पिता ने मेरी शादी उससे कर दी। वह आगे बोला, मालकिन, एक सवाल और पूछूं, क्या आप मालिक के साथ खुश हैं? रवि के उस सवाल ने मुझे हिला दिया। सचमुच उसके सवाल को सुनकर मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। मैं रवि को हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकी। मैंने कहा, मालिश हो गई, अब तू अपने कमरे में जा और मुझे भी सब ओने दे। मेरे उम्रदराज पति से मुझे वह सुख नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था। मेरे पति को शायद मुझसे वो आनंद मिलता था जो वो चाहते थे, लेकिन मुझे जो सुख चाहिए था वह मैं उनसे नहीं ले सकी। मेरे बोलने के बाद रवि अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह मुझे 9 बजे नींद खुली। मुझे 10 बजे अपनी सहेली की सगाई में पहुंचना था। नींद से उठते ही मैंने तैयार होना शुरू किया। कुछ देर बाद रवि नाश्ता ले कर मेरे कमरे में आया। मैं बहुत जल्दी में थी। जल्दबाजी में मैंने अपनी ड्रेस की पीठ की चेन और रिबन लगा ना भूल गई थी। मैं सोच रही थी कि बाद में लगा लूंगी और बाकी तैयारियों में लग गई। रवि ने कमरे में नाश्ता रखा और मेरी जल्दबाजी देखकर बोला, मालकिन, अगर आपको देर हो रही है तो क्या मैं आपकी थोड़ी मदद करूं? मैंने कहा, अब मेकअप करने में तू मेरी क्या मदद करे? उसने सिर झुकाकर कहा, मालकिन, मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे आपकी ड्रेस की चेन और रिबन दोनों खुले हुए दिख रहे हैं। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तब तक आप अपनी बाकी तैयारी कर लीजिए। मुझे उस वक्त मदद की जरूरत थी। मैंने उसकी मदद के लिए हाँ कहा। वह मेरे पीछे आया, मेरे पीठ के बालों को एक तरफ किया और मेरी ड्रेस की चेन लगाने लगा। इसके बाद उसने रिबन बांधना शुरू किया। चेन लगाते वक्त उसका हाथ मेरी पीठ पर घूमा था, लेकिन मैंने उसका ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने मेकअप में व्यस्त थी। लेकिन रिबन बांधते वक्त वह बार बार अपना हाथ मेरी कमर पर घुमा रहा था। उसके उस व्यवहार को देखते ही मैं उस पर भड़क गई। मैंने कहा, तू बार बार एक ही जगह पर हाथ क्यों घुमा रहा है? तेरी नज़र मुझ पर तो नहीं पड़? उसने कहा, नहीं नहीं मालकिन, मैं तो आपकी ड्रेस में फंसी रिबन को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके बोलने पर मैंने अपनी ड्रेस पर नजर डाली तो सचमुच मेरी ड्रेस की एक तरफ की रिबन ड्रेस में फंस गई थी और ड्रेस पीछे से मुड़ गई थी।
मैंने अपनी बात वापस लेते हुए उससे माफ़ी मांगी और फैसी हुई रिबन निकाली। मेरी मदद करके रवि कमरे से बाहर चला गया। वह 14 साल का होने के बावजूद बहुत समझदार था। उसकी उम्र से ज्यादा वह समझदार था, यह मुझे नहीं पता था। धीरे धीरे उसने मेरे साथ नज़दीकियां बढ़ाना शुरू किया और यह मुझे उसके व्यवहार से दिखने लगा था। उस दिन मैं समारोह से घर लौटी तो मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वह दौड़कर बाहर आया। उसने मेरे हाथ से मेरा बैग लिया और मेरे पीछे चलने लगा। रवि अब रात को मेरे कमरे में गपशप करने आने लगा था। उस दिन मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा। मैंने कहा, तू दिखने में ठीक ठाक है, तू स्कूल क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा, मालकिन, अभी कुछ दिन मेरे स्कूल की छुट्टियां हैं। घर में भी पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ काम करने आया। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मुझे घर की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए ना। उसके बोलने पर मैं उस पर हंस पड़ी। मैंने कहा, तू अभी 14 साल का है, इतनी जल्दी तू खुद को बड़ा समझता है? उसने कहा, मालकिन, मेरी उम्र से मुझे मत आंकिए, मैं उतना छोटा नहीं हूँ जितना आप समझती हैं। बोलते बोलते उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मेरे करीब आकर बैठ गया। उसकी आंखें अचानक बहुत लाल हो गई थीं। पता नहीं उसमें क्या समा गया था। उसने कहा, मालकिन, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। प्लीज मुझसे झूठ मत बोलिए। मुझे बार बार लगता हूँ कि आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं। मैंने कहा, रवि, तू इतना बड़ा मुंह और छोटी बात कर रहा है, क्या तुझे नहीं? तेरे बोलने से मुझे शक हो रहा है कि तू सचमुच 14 साल का है या काम पाने के लिए तूने अपनी उम्र छुपाई है। उसने कहा, मालकिन, मैंने जो उम्र बताई वही सच है, मैं 14 साल का हूँ, लेकिन मुझमें थोड़ी ज्यादा समझदारी है, ऐसा समझ लीजिए। वह ज्यादा समझदारी मुझे भी दिखने लगी थी। मैंने उससे कहा, अब तू मेरे कमरे से चला जा, लेकिन वह मेरे कमरे में ही रुकने की जिद करने लगा। उसने कहा, मुझे आपकी थोड़ी सी सेवा करने दीजिए, मैं आपके सिर की मालिश कर देता हूँ या फिर आपके हाथ पैर दबा देता हूँ। मैंने उसे मना किया, लेकिन वह बार बार एक ही जिद कर रहा था। मैंने उसकी जिद नहीं मानी और उसे कमरे से बाहर जाने का वो कहा। वह वहां से चला गया। मैंने पहले आधा गिलास पानी पिया, क्योंकि रवि का व्यवहार देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। पानी पीकर मैं शांत होकर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो रवि मेरे कमरे में ही दिखा। वह मेरे पैर पर हाथ रखकर मेरे बेड के पास सिर टिका कर सो रहा था। वह रात को मेरे कमरे में कब आया यह मुझे भी नहीं पता था। मैं तुरंत उठी और उससे सवाल किया, तू मेरे कमरे में क्यों आया और तेरा यहाँ इस तरह सोने का क्या कारण? रवि कुछ जवाब देने वाला था कि तभी मेरे पति विक्रम कमरे में आ गए। विक्रम अचानक घर आया था। उसने घर आने की कोई खबर नहीं दी थी। विक्रम को देखते ही रवि ऐसा दिखाने लगा जैसे वह मेरे कमरे की सफाई कर रहा हो। रवि तो बहुत होशियार था। जब मेरा पति नहाने गया तो मैं तुरंत रवि से सवाल करने के लिए कमरे से बाहर गई। वह किचन में कब आम कर रहा था। मैंने वहां जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाकर पूछा, तू रात को मेरे कमरे में क्यों आया था? और मालिक को देखते ही तूने एकदम ऐसा दिखावा क्यों किया? तेरे मन में मेरे बारे में क्या चल रहा है? रवि ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मालकिन, रात को पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं ये देखने आया था कि आप सोई हैं या नहीं, और आपके पैर के पास बैठते बैठत मेरी आंख लग गई। मालिक को अचानक कमरे में देखकर मुझे ऐसा दिखावा करना पड़ा क्योंकि मैंने कई बार मालिक को आप पर शक करते हुए चिल्लाते देखा है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आपको डाउन पड़ जा। रवि की बात सुनकर मुझे एक बात तो समझ आई कि वह पहले भी हम पति पत्नी पर नजर रखता रहा होगा, इसलिए उसे मेरे पति का स्वभाव पता था। उस रात मेरे पति के घर आने की वजह से मैंने उनके पसंद के हिसाब से अच्छे से तैयार किया था। पूरे 15 दिन बाद वह घर आया था। उस रात जब मैं अपने पति के साथ कमरे में थी तो अचानक मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई। वहां मुझे रवि दिखा। हम पति पत्नी के एकांत में होने के बावजूद वह 14 साल का लड़का हमें चुपके से देख रहा था। उसे देखते ही मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा, क्योंकि विक्रम बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। अगर मैंने रवि की शिकायत की होती तो वह उसे काम से निकाल देता और उससे पहले उसे अच्छी तरह पीटता। इसलिए रवि को देखते ही मैंने कमरे का नाइट लैंप बंद कर दिया। कमरे में अंधेरा होते ही रवि मुझे भी दिखना बंद हो गया। 2 दिन मुझे वक्त देकर मेरा पति फिर से काम पर चला गया। मेरे पति के घर से जाते ही रवि का मेरे आसपास मंडराना फिर शुरू हो गया। उस रात वह बिन बताए दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आया। उसने कहा, मालकिन, यह दूध पी लीजिए, इससे आपकी थकान दूर होगी।
मुझे सुबह से थोड़ी बुखार जैसी हालत थी। दूध का गिलास रखने के बाद भी रवि वहां खड़ा रहा और मुझे एकटक देखता रहा। मोबाइल से नज़र हटते ही मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने कहा, तू यहाँ क्यों रुका है? तुझे मुझसे कुछ कहना? उसने कहा, मालकिन, मैंने आपको कल साहब के साथ देखा था। मुझे बार बार लगता है कि आप अपने पति के साथ खुश नहीं हैं। क्या आप अपना मन मार रही हैं? मैंने कहा, तू बार बार मेरी निजी जिंदगी में क्यों दखल दे रहा है? उसने कहा, मालकिन, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको वह सुख दे सकता हूँ। उसके उस बोलने को सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने कहा, अब मुझे पूरा यकीन है कि तूने हमसे अपनी उम्र छुपाई है, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के लड़के को इतनी समझ नहीं होती। तू कल हमें चुपके से देख रहा था, ये मैंने दांत देखा था, लेकिन मैंने तेरे मालिक के सामने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने तुझे अच्छा सबक सिखाकर यहाँ से निकाल दिया होता। उसने कहा, मालकिन, अगले कुछ दिनों बाद मैं यहाँ से एक काम छोड़कर चला जाऊंगा। रवि के काम छोड़ने की बात सुनते ही मुझे लगा जैसे मैं अकेली पड़ गई हूँ। वह मेरी नज़रों से दूर होने वाला था। यह सुनकर मेरा जी घबराने लगा। उसके बोलने पर मैं चिढ़ती थी, लेकिन अब जब वो जाने की बात कह रहा था तो मुझे इतना बेचैन क्यों हो रहा था? कहीं मुझे वो 14 साल का लड़का पसंद तो नहीं आने लगा? मेरा मन पूरी तरह उलझ गया था। मैंने रवि से कहा, रवि, तू यहाँ से नहीं जा सकता। क्या ओंकी, अब तुझे मेरी और ज्यादा फिक्र करनी है? मैं गर्भवती हूँ। मेरी बात सुनकर रवि ने कहा, मालकिन, आपने यह खबर सुनाकर मुझे निराश कर दिया। मैं आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखने वाला था। क्या आप मेरे घर की बहू बनेंगी? रवि की बात सुनकर मैं पूरी तरह सदमे में चली गई। मतलब उसकी मेरे प्रति गलत नज़र थी। मैंने कहा, रवि, अगर मैं तुझे सचमुच पसंद हूँ तो ये उसने कहा, हाँ, यह सच है कि मुझे आपका स्वभाव और आप पसंद हैं, लेकिन इस घर में आने के बाद से मैं आपके व्यवहार को देख रहा हूँ जो मुझे खटक रहा है। इतना पैसा और समृद्धि होने के बावजूद आप मुझे कभी खुश नहीं दिखती। मन बहलाने के लिए आप बाहर शॉपिंग करती हैं, लेकिन महंगी चीजें खरीदने के बाद भी आपके चेहरे पर वह खुशी नहीं दिखती। सचमुच आप अपने पति से दिल से खुश नहीं? रवि का बार बार वही सवाल सुनने के बाद आखिरकार मैं उसके सामने टूट गई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आंसू देखकर रवि मेरे पास आकर बैठ गया। मेरे आंसुओं को पोंछते हुए उसने जिस तरह मुझे प्यार से गले लगाया, वह प्यार कुछ अलग ही था। तब मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया कि विक्रम मेरा पति नहीं, बल्कि एक समय में मेरा बॉस था। मेरी छोटी उम्र शादी के वक्त मेरे ससुराल वालों ने मंडप में ही बड़ी रकम की मांग की थी। मेरे माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने बॉस से मदद ली। उस वक्त मेरे बॉस ने मुझे आसानी से 5 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह उसका बदला इस तरह लगेगा। बॉस ने 2 दिन में ही वो 5 लाख रुपए मुझसे वापस मांगे, जो मैं उसे लौटा नहीं सकी। तब बॉस ने मेरे सामने गलत इच्छा जाहिर की। उसकी मेरे प्रति गलत नज़र थी। मजबूरी में मुझे उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ वक्त बिताना पड़ा। इसके बाद मैं उसे टालने लगी, लेकिन उसने चुपके से हम दोनों की तस्वीरें खींच ली थीं। यह मुझे नहीं पता था। उसने वे तस्वीरें मेरे पिता के मोबाइल पर भेज दीं। मेरे घरवालों को लगा कि मेरा बॉस के साथ गलत संबंध है। उन्होंने मुझे गलत समझकर घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद मेरे पास बॉस की मदद लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उसके साथ रहने लगी। अब वह जब चाहता है मेरे साथ वक्त बिताने आता है। उस 50 साल के आदमी मेरे प्रति गलत नज़र रखी, और तू 14 साल का लड़का, तूने भी मेरे प्रति गलत नज़र रखी। क्या मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ भगवान? मेरे ऐसा कहते ही रवि ने मुझे अपनी बाहों से अलग किया। उसने कहा, मालकिन, आप प्यार के लायक हैं, और वह भी एक अच्छे इंसान का जो आपको समझे। मेरे बारे में आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, तूने मुझसे साफ साफ कहा कि मैं तुम्हें खुश कर सकता हूँ। मेरे उस बोलने पर रवि ने कहा, मालकिन, मैं आपकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहता था, लेकिन वह मैं अपनी तरफ से नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने परिवार की तरफ से भरने वाला था। मैंने आपको अभी कहा कि क्या आप हमारे घर की बहू बने? मेरा बड़ा भाई पिछले 8 महीनों से अपनी नौकरी की ट्रेनिंग के लिए गया हुआ है। अब अगले कुछ दिनों में वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटेगा, और ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे उसकी पूरी तनख्वाह मिलने लगेगी। तब मुझे भी कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका स्वभाव देखकर मैंने आपको अपनी भाभी के रूप में चुना था, लेकिन जब आपने मुझे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया तो मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अपने भाई के लिए आपके सामने शादी का प्रस्ताव रखना चाहिए या नहीं। मैंने आपकी तस्वीर पहले ही अपने भाई को भेज दी थी।
ये आप पसंद थीं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं। मैं आपको इस मुसीबत से निकालना चाहता था। हम पैसे से इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में आपको प्यार और अपनापन भरपूर मिलता। लेकिन अब वह सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि मालिक का बच्चा आपके पेट में है। रवि की बात सुनकर मैंने कहा, यह तय करने वाला तू कौन होता है कि यह मुमकिन नहीं है? तूने मुझसे सवाल किया है तो उसका जवाब मुझे देने दे। तू यहाँ से जाने की बात कह रहा था तो मैं डर गई थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तुझसे मेरा मन लग गया था। तू भी मेरी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, ताकि तू यहाँ से न जाए। मैंने अपनी गर्भावस्था के बारे में झूठ बोला। मुझे इस नरक से बाहर निकलना है। मुझे लगता है कि भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेजा है। रवि ने मुझे जो हिम्मत दी, उसके कारण मैं अपने बॉस के खिलाफ खड़ी हो सकी। अगले कुछ दिनों में रवि का भाई उसे लेने के लिए वहां आया था। मेरे सारे अतीत के बारे में पता था, फिर भी उसने मुझे स्वीकार किया। आज मैं अपने मध्यम वर्गीय परिवार में बहुत खुश हूँ। वहाँ भले ही पैसा कम हो, लेकिन प्यार और अपनापन मुझे भरपूर मिलता है। इसके साथ ही मेरे देवर और सास ससुर से जो सम्मान मिलता है, वह मेरे लिए सबसे कीमती है। पहले मेरे अतीत में जो कुछ भी हुआ, उसमें मैं कहीं न कहीं अनजाने में फंस गई थी। फिर भी सब कुछ पीछे छोड़ कर रवि के भाई ने मुझे पत्नी का दर्जा दिया। आज मैं अपने परिवार में बहुत सुखी जिंदगी जी रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें।